हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पीजीटी नागरिक शास्त्र के पेपर को, जो कि है 2021 का। तो आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है। संविदावादी यानी सामाजिक समझौते के जो विचारक है, जो राज्य की उत्पत्ति को मानते हैं कि वह एक समझौते का परिणाम है, उससे संबंधित नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन, ऑन लिबर्टी या टू ट्रीटिज ऑन गवर्नमेंट। तो देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रूसो की, लेवियाथन है हॉब्स की, और टू ट्रीटिज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक जो है वह है लॉक की। तो ये तीनों किससे संबंधित है? ये सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित है। तो बचता है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी पुस्तक है जेएस मिल की। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3, ऑन लिबर्टी जो है यह संविदावादी विचारक की नहीं है, ये मिल की पुस्तक है। और जो मिल है ये एक प्रसिद्ध आर्थिक एवं सामाजिक चिंतक माने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किसका कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। यह किसका मत है कि जो निर्णय है या निर्णयन जो है वह विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? टेरी, मैकाफार्लैंड, हर्बर्ट साइमन या रे ए किलियंस का? तो जो हमारा आंसर इसमें सही होगा रे ए किलियंस का। इनका मानना है कि जो निर्णयन है वह विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सबसे सरलतम विधि है। नेक्स्ट हमारा है, इनके जो ये किलियंस है ये कहते हैं कि निर्णय लेना एक काम करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प का चयन होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण है 12, 15, 10 या 16। तो हमारा आंसर सही होगा इसमें 15। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो अधिकरण है वह 15 है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह प्राचीन भारतीय जो राज्य व्यवस्था थी, यानी जो मौर्य शासन के समय लिखा गया था, और यह एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें जो 15 अधिकरण है, अधिकरण कितने हैं? 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है। इसमें अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण है और 150 अध्याय हैं। 150 क्या है? लेसन है, अध्याय है। और पूरे 6000 श्लोक इसके अंतर्गत हैं। 6000 श्लोक इसके अंतर्गत हैं। अर्थशास्त्र के अधिकरण कितने हैं? 15, और इसमें प्रकरण है 180, अध्याय है 150 और कुल श्लोक है 6000। इसकी रचना काल जो है वह 4वीं शताब्दी की ईसा पूर्व मानी जाती है। जो अर्थशास्त्र की रचना होती है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, और यह संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। अर्थशास्त्र जो है वह संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है और एक उपदेशात्मक शैली में लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें राजनीति के साथ साथ सामाजिक एवं नैतिक उपदेश भी दिए गए हैं। तो अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? 15 अधिकरण है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा उद्देश्य है जो कि भारत की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विश्वास की स्वतंत्रता? तो जो उद्देश्य प्रस्तावना में नहीं है, प्रस्तावना से रिलेटेड नहीं है, तो वह है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है। देखिए, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसमें है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है भारत की प्रस्तावना में। और 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इसमें दिया, मतलब इसमें उसका उद्देश्य जो प्रस्तावना है इसमें प्रस्तुत किया गया है, बतलाया गया है 3 प्रकार के न्याय को, 5 प्रकार की स्वतंत्रता को। जो प्रस्तावना है यह 13 दिसंबर 1946 को, जो भारत की संविधान में जो प्रस्तावना दिया गया है, यह 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद को, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द क्या किए गए? जोड़े गए। कब? तो 1976 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और जो भारतीय जो संविधान की जो प्रस्तावना है, इसे के एम मुंशी जो है, इसे क्या कहते हैं? तो राजनीतिक कुंडली कहते हैं।
और नेहरू जी ने इसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के संज्ञा दी है। अंबेडकर जी क्या कहते हैं, तो पवित्र दस्तावेज कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है, राज्य केवल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य में संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मार्क्सवादियों के अनुसार जो राज्य है वह एक क्या है, तो वर्गीय संरचना है। मार्क्सवादी क्या मानते हैं, राज्य को एक वर्गीय संरचना मानते हैं। मार्क्स का सामाजिक दर्शन जो है वह वर्गीय संरचना पर ही आधारित था। मार्क्स का सामाजिक दर्शन जो है वह वर्गीय संरचना पर ही आधारित था, और इस प्रकार के मार्क्सवादियों ने राज्य को एक वर्गीय संरचना माना था। जो सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। मार्क्स क्या चाहते हैं, मार्क्स चाहते हैं कि उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो। और मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी जो हैं वह आर्थिक और भौतिक पहलुओं को सर्वाधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत का अध्ययन आर्थिक वर्ग पर आधारित है। तो मार्क्सवादियों के अनुसार क्या है, राज्य एक वर्गीय संरचना है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? अतिवादी नहीं था लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या गोपाल कृष्ण गोखले। अतिवादी से मतलब क्या है यहाँ पे, गरम दल से संबंधित, गरम दल और नरम दल जो दो भागों में बांटा गया था हमारा कांग्रेस जो था, उसमें से इसमें अतिवादी ने गरम दल से संबंधित नहीं थे, ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो हमारा आंसर होगा वह होगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से जुड़े थे, जिन्होंने 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की अध्यक्षता कब इन्होंने की थी, 1905 में की थी। कहाँ की थी, तो बनारस में की थी, बनारस में की थी। और इसके बाद देखिए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में व्यापक मतभेद हो गया था, जब इन दोनों में राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर जब मतभेद हुआ, तो यह 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसी समय यह दो गुटों में बट गया, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। गरम दल का जो नेतृत्व कर रहे थे वह थे लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये तीनों जो लोग थे ये गरम दल का नेतृत्व कर रहे थे। नरम दल के प्रमुख नेताओं में थे दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता एवं गोपाल कृष्ण गोखले जैसे जो नेता थे वह सम्मिलित थे। देखिए जो नरमपंथी नेता थे या जो नरम दल के जो नेता थे वे, उनका जो दृष्टिकोण था वह एक सुधारवादी दृष्टिकोण था। वह संवैधानिक तरीकों से अपनी मांग को क्या करना चाहते थे, तो पूरा करना चाहते थे। गरमपंथी दल का विचार जो था वह नरमपंथियों से भिन्न था। वह छोटे मोटे राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार हेतु स्वराज चाहते थे, मतलब छोटा मोटा वो सुधार नहीं चाहते थे। जो अतिवादी थे वो क्या चाहते थे, वह स्वराज की मांग करते थे। उनका कहना था कि बिना स्वराज के कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, जो अतिवादी थे या जो गरमपंथी नेता थे। तो इनमें से गरमपंथी नेता या अतिवादी नेता कौन नहीं है, तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया? समीर अमीन, डेविड हेल्ड, फ्रांसिस फुकुयामा, ये देखिए फुकुयामा होगा, या सैमुअल पी हंटिंगटन। जो हमारा आंसर इसमें है वह है फ्रांसिस फुकुयामा। इतिहास का अंत, इनकी एक पुस्तक भी है फेमस, इतिहास का अंत इसमें जो विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किसने किया था, तो फ्रांसिस फुकुयामा ने किया था इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित विश्वव्यापी विजय को। देखिए जो फ्रांसिस फुकुयामा थे इनकी पुस्तक है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। इसमें इन्होंने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में क्या किया है, व्याख्यायित किया है। और इन्होंने, इनकी जो यह पुस्तक है वह 1992 में सोवियत रूस संघ के विघटन के बाद प्रकाशित हुई थी। 1992 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया उसके बाद यह प्रकाशित हुई। और पूंजीवाद ही एकमात्र सत्य है और दुनिया के किसी समाजवादी रूप की कल्पना निहात्यंत मूर्खता का कार्य है, यह कहा गया है इस पुस्तक में।
फुकुयामा द्वारा, फ्रांसीसी फुकुयामा द्वारा। तो उदार प्रजातंत्र की विश्व व्यापार विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यात किया है फ्रांसिस फुकुयामा ने। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत का कट्टरतम आलोचक है? सर हेनरी मैन, हॉब्स, बोदा या लास्की? तो जो ऑस्टिन की संप्रभुता है सिद्धांत था, इसकी कट्टरतम आलोचना करते हैं सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना की थी। देखिए, जो ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत के अनुसार प्रभुत्व की आज्ञाकारिता आदत होनी चाहिए और यह आज्ञाकारिता निरंतर होनी चाहिए, जो ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत है। ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभुता संपन्न राज्य का आदेश मात्र है, परंतु सर हेनरी मैन क्या मानते हैं कि कानून का मुख्य स्रोत है रीति रिवाज। ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बात भी करते हैं सर हेनरी मैन। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा कि ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत का कट्टरतम आलोचक कौन है? तो सर हेनरी मैन है। अगला हमारा प्रश्न देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची ए में दिया गया है मार्गेनथाउ संबंधित है। मार्गेनथाउ देखिए यथार्थवादी थे, मार्गेनथाउ थे यथार्थवादी। बर्नार्ड कोहेन जो है यह निर्णय निर्माण के उपागम को बतलाते हैं। मार्टिन कापलान जो है वह व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है और इमाइल बर्ड संबंधित है खेल सिद्धांत से। मार्गेनथाउ यथार्थवादी है, बर्नार्ड कोहेन निर्णय निर्माण के उपागम को बतलाते हैं, जो कैपलान है वह व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है और इमाइल बर्ड जो है यह संबंधित है खेल सिद्धांत से। तो जो हमारा आंसर इसमें सही होगा 4 3 1 2, हमारा जो आंसर सही होगा फर्स्ट सही होगा 4 3 1 2। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया। संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ 1968 में, 1967 में, 1971 में या 1972 में। तो जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा 1968 में। संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ 1968 में। देखिए, संसद में पहली बार 1968 में अधिवक्ता थे उस समय शांति भूषण द्वारा जन लोकपाल विधेयक प्रस्तावित किया गया था, जिसे चौथी लोकसभा यानी 1969 में पारित किया गया। प्रस्तुत किया गया 1968 में, लेकिन इसे चौथी लोकसभा में 1969 को पारित किया गया था, जो राज्यसभा से पारित नहीं हो सका। पारित किया गया कब? 1969 में, पर वह राज्यसभा से पारित नहीं हो सका। लोकसभा में पारित हो गया पर राज्यसभा से पारित नहीं हो सका। उसके बाद देखिए 1960 के दशक में कानून मंत्री जो थे अशोक कुमार सेन, उन्होंने पहली बार संसद में यह प्रस्तावित किया, लोकपाल को प्रस्तावित किया था। किसने? तो जो पहले कानून मंत्री अशोक कुमार सेन थे, उन्होंने 1960 में लोकपाल विधेयक को प्रस्तावित किया था। वर्तमान में लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ। यह एक वैधानिक निकाय है। 2013 में यह दोनों सदनों से पारित हो चुका है, जो एक वैधानिक निकाय है। लोकपाल में एक अध्यक्ष एवं 8 सदस्यों का प्रावधान है। लोकपाल में एक अध्यक्ष होगा और 8 अन्य सदस्य होंगे, और वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। तो हमारा आंसर इसमें सही होगा। संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत कब हुआ? तो 1968 में प्रस्तुत हुआ। 1969 में लोकसभा में तो पारित हुआ, पर राज्यसभा में यह पारित नहीं हो सका। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसका हमें चयन करना है। तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स फर्स्ट जो कि सही है, हमें क्या करना है? तो गलत कथन बताना है। शक्ति सिद्धांत से संबंधित है ओपेनहाइमर, ये भी सही है। पितृसत्तात्मक है, तो देखिए मैक्लेनान नहीं होगा, यहाँ होगा सर हेनरी मैन। इसके बाद है मातृसत्तात्मक जेनेक्स, तो हमारा सी है, जो हमारा ऑप्शन सी होगा यह गलत होगा। पितृसत्तात्मक जो है यह जोड़ा हमारा गलत है, यहाँ होगा पितृसत्तात्मक से संबंधित है सर हेनरी मैन। बाकी तीनों सही हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जो मैक्लेनन है जो ये माने जाते हैं मातृसत्तात्मक राज्य की उत्पत्ति से। मैक्लेनन जो है यह भी मातृसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन इसमें 3 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया?
संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया था? तो हमारा आंसर से होगा 1976 से 1985 के दशक को संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के दशक के रूप में क्या किया था? तो घोषित किया गया था। बाकी देखिए और भी इसके अलावा और भी जो दशक के रूप में पूछे जाते हैं उसमें एक है, देखिए 1976 से 1985 तक क्या है? तो महिला दशक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो घोषित किया गया है। इसके बाद देखिए 1997 से 2006 के दशक को गरीबी उन्मूलन के दशक के रूप में माना जाता है। गरीबी उन्मूलन के दशक के रूप में माना जाता है 1997 से 2006 को। 2011 से 2020 के दशक को माना जाता है सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक। सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक। इसके अलावा देखिए आप 2011 से 2020 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का दशक भी माना जाता है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का दशक भी माना जाता है 2011 से 2020 तक के दशक को। 2020 से 2030 तक का जो दशक है उसे सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान का दशक माना जाता है। सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान का दशक 2020 से 2030 का वर्ष है। और 2022 से 2032 का जो दशक है, 2022 से 2032 तक का जो दशक है वह माना जाता है स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक। स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है शिक्षित बनो संघर्ष करो संगठित बनो। शिक्षित बनो संघर्ष करो संगठित बनो, यह किसका दिया हुआ नारा है? तो यह नारा किसने दिया था कि शिक्षित बनो संघर्ष करो और संगठित बनो? तो यह नारा दिया गया था BR अम्बेडकर द्वारा। BR अम्बेडकर द्वारा यह नारा दिया गया था। देखिए राजा राममोहन राय जो हैं इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने आत्मीय सभा के संस्थापक माने जाते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है यह विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। और MN राय है ये जो है यह देखिए संपूर्ण क्रांति से तो JP नारायण है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। MN राय जो है यह कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। BR अम्बेडकर ने यह नारा दिया था कि शिक्षित बनो संघर्ष करो और संगठित बनो। इसके अलावा जो अम्बेडकर जी हैं इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल, डिस्पराइज्ड क्लासेस और एजुकेशन सोसाइटी से भी ये जुड़े रहे हैं। कौन? तो BR अम्बेडकर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन D 4। BR अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो संघर्ष करो और संगठित बनो। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए लेखक और पुस्तक दिए गए हैं तो इसमें क्या बतलाना है? तो इसमें जो गलत जोड़ा है उसका हमें चयन करना है। देखिए मोस्का का है द रूलिंग क्लास, तो ये सही है। हमें क्या करना है? गलत का चयन करना है। पैरेटो का है माइंड एंड सोसाइटी, ये भी सही है। रॉबर्ट मिशेल बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। और लिपसेट वेल्थ ऑफ नेशन, देखिए ये गलत है। वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये एडम स्मिथ का है और जो लिपसेट हैं ये जो है ये अमेरिकी एक क्या थे? तो समाजशास्त्री थे। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन 4 सही होगा। वेल्थ ऑफ नेशन और लिपसेट एक दूसरे से संबंधित नहीं है। बाकी देखिए मोस्का द रूलिंग क्लास से, पैरेटो माइंड एंड सोसाइटी से और रॉबर्ट मिशेल जो है वह पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है नौकरशाही के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या संसद के प्रति? तो देखिए जो लोक निगम है इसका उत्तरदायित्व होता है संसद के प्रति। संसद के प्रति होता है उत्तरदायित्व लोक निगम का। लोक निगम अथवा सार्वजनिक निगम जिसकी स्थापना होती है लोकहित की दृष्टि से की जाती है और इसकी स्थापना संसद द्वारा विशेष अधिनियम के अधीन की जाती है। सार्वजनिक निगम के प्रकार है, देखिए सार्वजनिक निगम जो है उसके प्रकार है पूर्णतः सरकारी निगम और मिश्रित निगम। तो जो लोक निगम है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोक निगम उत्तरदायी होता है संसद के प्रति। अगला देखिए सूची 1 का सूची 2 से हमें क्या करना है? तो सुमेलित करना है। तो महात्मा गांधी संबंधित है हिंद स्वराज से। BR अम्बेडकर, इनकी पुस्तक है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। MS गोलवलकर हैं ये संबंधित है बंच ऑफ थॉट से और VD सावरकर संबंधित है हिंदुत्व से। तो महात्मा गांधी संबंधित हैं हिंद स्वराज से, BR अम्बेडकर एनहिलेशन ऑफ कास्ट से,
MS गोलवलकर ये संबंधित है बंच ऑफ थॉट्स से, और VD सावरकर संबंधित है हिंदुत्व से। तो जो हमारा इसमें आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 2। 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन 2 हमारा सही होगा इसमें। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने थे इनकी नियुक्ति के क्रम में इन्हें क्या करना है, हमें तो क्रम में इसे व्यवस्थित करना है। तो देखिए पहले टिगवैली थे, पहले नंबर पे होगा टिगवैली। इसके बाद है आपका है डैग हैमरशोल्ड, सेकेंड नंबर पे आएगा। उसके बाद यू थॉन्ट आएगा तीसरे नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे आएगा कुर्ट वाल्डहाइम। तो हमारा जो आंसर होगा 3 4 1 2 3 4 1 2। तो ऑप्शन हमारा सही है थर्ड, तीसरा। देखिए इसके अलावा अगर हम जो महासचिव हैं उनको हम बता दे रहे हैं आपको। पहले नंबर पे देखिए, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। पहले नंबर पे है टिगवैली, जिनका कार्यकाल है 1946 से 1952 तक। टिगवैली का कार्यकाल है 1946 से 1952 तक। सेकंड पे आएंगे आपके डैग हैमरशोल्ड, इनका कार्यकाल है 1953 से 1961 तक। थर्ड नंबर पे आएंगे आपकी यू थॉन्ट, जो कि 1961 से 1971 तक थे। फोर्थ नंबर पे हैं कुर्ट वाल्डहाइम, जो कि 1972 से 1981 तक थे। इसके बाद आएंगे आपके जेवियर पेरिस डी कुइयार, ये आएंगे आपके 5वें नंबर पे। इनका कार्यकाल है 1982 से 1991 तक। 6वें नंबर पे हैं बुतरस घाली, जिनका कार्यकाल 1992 से 1996 तक है। 7वें नंबर पे आपके आएंगे कोफी अन्नान, जिनका कार्यकाल है 1997 से 2006 तक। 8वें नंबर पे आएंगे बान की मून, जो कि 2007 से 2016 तक थे। और 9वें नंबर पे है एंटोनियो गुटेरस, जो कि 2017 से अब तक है। इनका सेकेंड कार्यकाल भी शुरू हुई। एंटोनियो गुटेरस जो है 2017 से अब तक बने हुए हैं यूएनओ के महासचिव के पद पर। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन 3। पहले नंबर पे है टिगवैली, सेकेंड डैग हैमरशोल्ड, थर्ड पे आएंगे यू थॉन्ट और फोर्थ पे आएंगे कुर्ट वाल्डहाइम। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है अगला हमारा प्रश्न है कि सत्ता के सहमति मॉडल की रचना की थी बर्नार्ड ने। सत्ता के सहमति मॉडल की रचना कौन करता है, तो बर्नार्ड करते हैं। देखिए जो सत्ता के सहमति मॉडल है इसके अनुसार व्यक्ति स्वतंत्र एजेंटों के रूप में निर्णय लेता है। जो व्यक्ति है वह स्वतंत्र एजेंट के रूप में या एजेंटों के रूप में क्या करते हैं, तो निर्णय लेते हैं और अन्य एजेंटों के साथ सहमति से संबंध को बढ़ाते हैं। तो सहमति का मॉडल प्रस्तुत करता है बर्नार्ड। ऑप्शन 4 हमारा सही है। नेक्स्ट है किसने कहा कि युद्ध पुरुषों के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है। युद्ध पुरुषों के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है। यह बात करते हैं मुसोलिनी इटली का तानाशाह थे, और इनकी जो युद्ध नीति है वह उनके अनुसार ही समस्त मानवीय शक्ति को ये उच्चतम शिखर तक पहुंचाते हैं। मुसोलिनी ने फासीवाद दर्शन की नींव रखी, यानी मुसोलिनी जो थे वह एक फासीवादी नेता थे। तो युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व, ये बात करते हैं मुसोलिनी। ऑप्शन हमारा सही होगा ये। अगला हमारा प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ। 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था PV नरसिम्हा राव सरकार के समय। जब PV नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय 73वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था। देखिए जो 73वां संविधान संशोधन है वह 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था। मूल संविधान में भाग 9 एवं अनुसूची 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 अड़ तक जो है वह उपबंधित है, जिसमें विषय कितने हैं, तो इसमें विषय है 29 विषय इसमें हैं। तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक कब पारित हुआ, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, तो वह थे PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 1992 में। अगला प्रश्न हमारा है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध है।
राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। तो इस वक्तव्य का संबंध किससे है? इस वक्तव्य का संबंध देखिए है आदर्शवादियों से। हमारा ऑप्शन सी होगा 2। आदर्शवादी जो हैं यह राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में मानते हैं जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य यानी जरूरी है। ये बात करते हैं आदर्शवादी। देखिए, जो आदर्शवाद की उत्पत्ति होती है वह प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से होती है। इनके अनुसार जो प्लेटो थे या जो आदर्शवादी थे उनके अनुसार संसार जो है वह भौतिकता में नहीं बल्कि उसके वास्तविक प्रत्ययों एवं विचारों से संबंधित है। कुछ आदर्शवादी दार्शनिक इस प्रकार से हैं, जैसे कुछ जो दार्शनिक हैं आदर्शवादी उनमें देखिए सुकरात है, डेकार्टिस, स्पिनोजा है और वर्कल, कांट, हीगल जैसे विचार इससे संबंधित है आदर्शवादियों से। पहले विचारक माने जाते हैं प्लेटो आदर्शवादियों में। निम्न में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है तो अहस्तक्षेप। इसके अलावा देखिए हस्तक्षेप जो है वह शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है। शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन है मैत्री संधियां एवं परिमैत्री संविधाएं, शस्त्रीकरण या निशस्त्रीकरण, क्षतिपूर्ति। लेकिन जो हस्तक्षेप है यह शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है। देखिए, तो शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनेक स्तरों पर एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। हस्तक्षेप की नीति के अंतर्गत हमेशा शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे के मामले में किया जाता है तो हस्तक्षेप करके अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया करते हैं। इस प्रकार से जो हस्तक्षेप है वह शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए साधन नहीं माने जाते। शक्ति संतुलन के साधन के रूप में है देखिए हस्तक्षेप, ये नहीं है मतलब हस्तक्षेप। शक्ति संतुलन के साधन के रूप में कौन कौन है? देखिए हस्तक्षेप है, मैत्री संधियां हैं, क्षतिपूर्ति या मुआवजा है, शस्त्रीकरण या निशस्त्रीकरण है। तो हस्तक्षेप नहीं होगा, हस्तक्षेप होगा स्थापित करने का साधन, और स्थापित करने का साधन नहीं क्या है तो हस्तक्षेप है। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। मिल अपने यह विचार किस रचना में प्रकट किए हैं? अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है, यह विचार जो है वह जे.एस. मिल का है और इन्होंने इसे किस रचना में प्रस्तुत किया है? तो ये प्रस्तुत करते हैं ऑन लिबर्टी में। अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है, मिल इस विचार को प्रस्तुत करते हैं ऑन लिबर्टी। देखिए, मिल जो है यह एक सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक और दार्शनिक जैसे चिंतक माने जाते हैं। जॉन मिल बेंथम के जो उपयोगितावाद सिद्धांत था उससे बहुत प्रभावित थे। इनकी पुस्तकें देखिए हैं ऑन लिबर्टी, इनकी पुस्तकों का नाम ही ये सब दिया गया है। देखिए ऑन लिबर्टी, यूटिलिटरियनिज्म, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो ये जो बात इन्होंने की है यह की है ऑन लिबर्टी में। अगला प्रश्न, पॉलिटिक्स एमॉन्ग नेशंस, यह पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक है मार्गेनथाउ की। मार्गेनथाउ की पुस्तक है पॉलिटिक्स एमॉन्ग नेशन। देखिए, जो पामर एंड पार्किंस है इनकी रचना है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध इनकी पुस्तक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसके बाद E.H. कार की देखिए E.H. कार की पुस्तक है 20 ईयर क्राइसिस। इसके अलावा है व्हाट इज हिस्ट्री, E.H. कार की यह पुस्तक है। तो हमारा आंसर सी होगा पॉलिटिक्स एमॉन्ग नेशन किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक है मार्गेनथाउ की। नेक्स्ट है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विधाओं में सम्मिलित नहीं है? देखिए यह होगा निरुक्त। आपका जो निरुक्त है यह कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विधाओं में सम्मिलित नहीं है। देखिए कौटिल्य ने जो मूल विधा बताई है, कौटिल्य ने मूल विधा बतलाई है, वह कितनी बतलाई है? तो उन्होंने 3 प्रकार की मूल विधा बतलाई है, इसमें वार्ता, अन्वीक्षिकी और त्रयी। वार्ता, अन्वीक्षिकी और त्रयी हैं। इनके अनुसार इन्होंने 6 प्रकार के वेदांगों की बात की है, 6 प्रकार के वेदांगों की बात करते हैं। निरुक्त जो है वह क्या है? वेदांग है। उन्हीं वेदांगों में से निरुक्त है 6 प्रकार के जो वेदांग ये बतलाते हैं। शिक्षा वेदांग में देखिए निरुक्त होगा, सेकंड नंबर पे आपकी शिक्षा होगी, थर्ड पे होगा कल्प, फोर्थ होगा व्याकरण और फिफ्थ होगा ज्योतिष।
और छठा होगा आपका छंद। तो 6 प्रकार की ये बतलाते हैं वेदांग। 6 प्रकार के वेदांग। तो निरुक्त जो है वह क्या है, एक प्रकार का वेदांग है। 6 प्रकार के वेदांग और 3 प्रकार की विधा की बात करते हैं। तो 3 प्रकार की विधा है आपकी वार्ता, अन्वीक्षिकी और त्रयी, ये है विधा 3 प्रकार की। और 6 प्रकार के वेदांग में है निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो हमारा ऑप्शन सी होगा 3, निरुक्त जो है वह 3 विधाओं में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, अगला हमारा प्रश्न है कि अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो अरस्तु के द्वारा। अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत को जो अनुपातिक समानता का सिद्धांत है, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करना चाहिए और ये विषम वितरण से राज्य में असंतोष उत्पन्न हो जाता है। अगर आप समान भाग नहीं देंगे तो विषम वितरण जो होगा उससे राज्य में क्या होगा, असंतोष व्याप्त होगा। तो आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था अरस्तु ने। नेक्स्ट है आप, अगला हमारा प्रश्न है, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है। जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए, अच्छा 27वां आपका छूट गया ना, इससे पहले का क्वेश्चन देखिए। 27वां नंबर पहले देख लेते हैं। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए। तो हमारा आंसर इसमें क्या सही होगा, ऑप्शन ए, पहली अनुसूची को। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो पहली अनुसूची को, जो पहली अनुसूची है उसे हमें संशोधित करेंगे। देखिए पहली अनुसूची जो है भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में भारत के राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं इनके वेतन और इनके पेंशन भत्ते की बात की गई है। तीसरी अनुसूची जो है यह विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ से संबंधित है। और देखिए चौथी नहीं दी गई है। जो चौथी अनुसूची है वह विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण करती है। और जो पांचवी अनुसूची है यह विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख करती है, पांचवी अनुसूची। तो अगर हम संघ में एक नए राज्य का सृजन करेंगे तो पहली अनुसूची को क्या करेंगे, संशोधित करेंगे। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। अगला प्रश्न है, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर समान नियंत्रण किसका होता है। तो जो हमारा आंसर सी होगा आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिला अधिकारी का। देखिए जो जिला अधिकारी है वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक प्रमुख प्रशासनिक पद है जो एक जिले में पुलिस पर समान नियंत्रण के साथ निम्न दायित्व का भी पालन करता है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन, कृषि ऋण का वितरण, भूमि अधिग्रहण, भूमि मूल्यांकन, उत्पादन शुल्क, जिला योजना केंद्र की अध्यक्षता आदि जिला अधिकारी द्वारा की जाती है। तो जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर समान नियंत्रण होता है जिला अधिकारी का, ऑप्शन ए है। अगला हमारा प्रश्न है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण से। सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण से संबंधित है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। देखिए जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है इसमें इसे क्या कहते हैं, इसे राष्ट्रपति प्रणाली भी कहा जा सकता है। राष्ट्रपति प्रणाली भी कहा जा सकता है। यह ऐसी गणतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसमें राज्य प्रमुख एवं राज्य अध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है और राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वह वास्तविक रूप में राष्ट्रपति उसी में ही निहित होती है और जो कार्यपालिका या विधायिका है उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इसका उदाहरण इसका जो उदाहरण देंगे तो इसका उदाहरण देश है अध्यक्षात्मक शासन का अमेरिका। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण से। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन 3, अनुच्छेद 393। अनुच्छेद 393 के अंतर्गत लिखा गया है कि संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए जो 395 है यह निश्चित से संबंधित है। अनुच्छेद 3 जो है यह नए राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रीय सीमाओं या नामों परिवर्तन
जो संसद है उसकी विधि द्वारा की जा सकती है। अनुच्छेद 1 जो है यह संबंधित है राज्यों का संघ है, जो भारत राज्यों का संघ होगा और उसके राज्य क्षेत्र अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र के समाविष्ट इन सबका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 1 में। तो भारत जो है इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। यह बात करता है अनुच्छेद 393। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है मानते हैं आर.एस. टोनी। आर.एस. टोनी मानते हैं कि जो स्वतंत्रता और समानता है वह एक दूसरे के पूरक है। जो टोनी है वह एक अंग्रेज आर्थिक इतिहासकार हैं और इनके अनुसार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इन्हें फेबियन समाजवादी के समर्थक माने जाते हैं। ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन ठीक। जो टाकविले है ये स्वतंत्रता और समानता के बीच क्या करते हैं, तो ये कहते हैं स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इजाई बर्लिन क्या नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? तो यह कार्य करता है राज्य का उच्च न्यायालय के नियंत्रण में। जिला और जो सत्र न्यायाधीश हैं वह राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में कार्य करते हैं। देखिए, जो प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत राज्य के उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अपने अधीनस्थ जिला और सत्र न्यायालय पर नियंत्रण स्थापित करने की बात की गई है। अनुच्छेद 233 के अंतर्गत वह राज्य का उच्च न्यायालय जो है वह नियंत्रण में कार्य करता है जिला और सत्र न्यायाधीश के। राज्य का उच्च न्यायालय, जिला और सत्र न्यायाधीश जो हैं यह राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। हमने उल्टा बता दिया था, ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? आधुनिक व्यक्तिवादी कौन है? इसका मतलब यही है कि आधुनिक व्यक्तिवादी कौन है। तो आधुनिक व्यक्तिवादी हैं ग्राहम बालास। ग्राहम बालास जो है यह आधुनिक व्यक्तिवादी हैं। देखिए, जो ग्राहम बालास हैं वे आधुनिक व्यक्तिवादी हैं और ये समुदाय को समाज की इकाई मानते हैं। ग्राहम बालास जो हैं यह समुदाय को समाज की इकाई मानते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता को समुदायों के द्वारा प्रतिपादित करते हैं। इनके अलावा जो आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रत्येक हैं वह है नॉर्मन एंजिल। इनके अलावा नॉर्मन एंजिल हैं जिन्हें जो एक व्यक्तिवादियों के रूप में आधुनिक व्यक्तिवादी के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा यूनान में एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया? रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। ये कहने वाले हैं गेटेल। जो आर.जी. गेटेल हैं इनके अनुसार यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता को कायम किया। ये एक अमेरिकी राजनीतिक चिंतक और प्रोफेसर हैं। किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? तो आधुनिक सभ्यता को 4 दिन की चांदनी कहने वाले जो विचारक है वह हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, गांधी। महात्मा गांधी के कथानुसार ही आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है। देखिए, जो गांधी थे इनके अनुसार आधुनिक सभ्यता अनीति और अधर्म पर आधारित है, इसलिए यह सर्वग्रासी है। यानी गांधी ने वर्तमान सभ्यता को चिंताजनक बताया और महात्मा गांधी ने पाश्चात्य सभ्यता के कड़े ये आलोचना भी करते हैं। तो आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है, यह बात की है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है वह मुख्यतः आधारित है शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को और संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के माध्यम से इसके जो स्थापना है वह की गई थी। इसका मिशन है उद्देश्य था चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा बनाए रखना और मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना और सतत विकास को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य था, इसकी स्थापना का संयुक्त राष्ट्र की। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए की बात की गई है संयुक्त राष्ट्र चार्टर में। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? तो जयप्रकाश नारायण है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संपूर्ण क्रांति से।
जयप्रकाश नारायण बात करते हैं संपूर्ण क्रांति की। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। और जयप्रकाश नारायण का जन्म होता है देखिए 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म होता है। और जो स्थान है इनका बिहार के सारण के सीतावादियार जिला जो था वहीं इनका जन्म हुआ। इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है। तो संसदीय शासन का लक्षण नहीं है विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। यह किसका लक्षण है? तो यह लक्षण है अध्यक्षात्मक शासन का। तो हमें नहीं बतलाना था, संसदीय शासन का लक्षण नहीं है विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? सहायक अभिकरण का उदाहरण है तो नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय। तो देखिए इसमें जो आयोग ने जो आंसर दिया है उसे केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग दिया है। तो केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग भारत का जो है यह एक सहायक अभिकरण माना है। किसने? तो आयोग ने। बट ये क्या है? यह एक सूत्र अभिकरण है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर 3 ही माना है। केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है यह सूत्र अभिकरण है। केंद्र ने इसे जो आयोग था पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था इसके द्वारा जो आयोग ने इसका आंसर माना है तो इसे केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को क्या माना है? तो इन्होंने सहायक अभिकरण माना है, किंतु यह सहायक अभिकरण ना होकर एक सूत्र अभिकरण है। तो हमारा ऑप्शन इसमें 3 दिया गया है। अगला प्रश्न है, अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह वक्तव्य किस पुस्तक से है? अब तक का जो समाज है वह अब तक के समाजों का जो इतिहास है वह एक वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह वक्तव्य किस पुस्तक की है? यह पुस्तक है आपकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में यह दिया गया है कि जो अब तक के समाजों का इतिहास है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई? न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति होती है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, जिसका अभिप्राय है न्यायालय द्वारा अपने ही किसी निर्णय के समक्ष, जो न्यायालय है उसके द्वारा अपने ही किसी निर्णय की समीक्षा करना, जो न्यायिक पुनर्वलोकन है। भारत के संदर्भ में देखें तो यह संसद द्वारा बनाई गई विधि अनुच्छेद 145 के अधीन है और इन नियमों का उपबंधों के अधीन होते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 145 के तहत। तो न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कठोर संविधान वह है। एक कठोर संविधान वह है जिसे संशोधित किया न जा सके, जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके, जिसे समान विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जाए, प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जो इसमें सही होगा ऑप्शन 3। यानी एक कठोर संविधान वह है जिसे विधि निर्माण की समान प्रक्रिया से संशोधित नहीं किया जा सकता, और कठोर संविधान साधारणतः विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सकता है। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है जो अमेरिका के संविधान कठोर संविधान का एक उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है। कानून जो है वह समस्त वासनाओं से रहित विवेक है। यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा दी थी अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार जो कानून है वह शासन में मनमानी तत्व का अभाव रहता है, और अरस्तु कानून को वासना से अप्रभावित विवेक मानता है। इस आधार पर यह प्रतिपादित करता है कि विधि का शासन किसी व्यक्ति के शासन की अपेक्षा श्रेष्ठकर है। तो अरस्तु विधि को विवेक का ही दूसरा रूप मानता है। तो यह बात करते हैं अरस्तु। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, देखिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यूटोपियन समाजवाद, तो यूटोपियन समाजवाद से कौन जुड़े हैं? तो भैया सेंट साइमन जुड़े हैं इससे। यूटोपियन समाजवाद से जुड़े हैं आपके सेंट साइमन। फेबियन समाजवादी हैं सिडनी वेब। फेबियन समाजवादी हैं सिडनी वेब। वैज्ञानिक समाजवाद की बात करता है कौन? तो कार्ल मार्क्स। और श्रेणी समाजवाद की बात करते हैं GDH कोल। यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन, फेबियन समाजवादी सिडनी वेब,
वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स का और श्रेणी समाजवाद है GDH कोल का। श्रेणी समाजवाद से संबंधित है GDH कोल। यूटोपियन समाजवाद से संबंधित है हर्बर्ट साइमन। फेबियन समाजवाद से संबंधित है आपकी सिडनी वेब। वैज्ञानिक समाजवाद से संबंधित है कार्ल मार्क्स और श्रेणी समाजवाद से संबंधित है GDH कोल। तो जो हमारा आंसर सही होगा 4 3 1 2 4 3 1 2 जो हमारा सही होगा ऑप्शन बी दूसरा। नेक्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान है वह सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का जो प्रावधान किया गया था वह सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति जो थी वह उदारवादी नीतियों का क्रियान्वयन तथा लेसेस फेयर सिद्धांत की छाप थी, जो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति थी। इसी चार्टर में सर्वप्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाने की बात की गई थी और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही जो कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी जो सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किए गए थे। किस चार्टर एक्ट के द्वारा? तो 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर भी मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो FMCT जो है MFCT संबंधित है व्यापक विनाश से। MFCT किससे संबंधित है? व्यापक विनाश से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। ट्रिप्स जो है ट्रिप्स वह संबंधित है विश्व व्यापार से। WSF संबंधित है वैश्विक सामाजिक आंदोलन से। WSF जो है वह संबंधित है वैश्विक सामाजिक आंदोलन से। ट्रिप्स संबंधित है विश्व व्यापार से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वह संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। और जो FMCT है वह संबंधित है आपकी व्यापक विनाश के हथियारों के अप्रसार से। देखिए FMCT व्यापक विनाश के हथियारों के अप्रसार से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से। ट्रिप्स विश्व व्यापार से। और WSF जो है यह संबंधित है वैश्विक सामाजिक आंदोलन से। तो देखिए जो हमारा आंसर इसमें है 3 1 2 4 3 1 2 4 जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 3 1 2 4 होगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन 2 हमारा होगा। देखिए मोतीलाल नेहरू थे वह नेहरू रिपोर्ट से संबंधित थे। जो जिन्ना थे देखिए जिन्ना जो है वह 14 सूत्रीय मांग की गई थी वर्ष 1929 में उससे संबंधित थे। नेहरू रिपोर्ट जो आती है 1928 में आती है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है और 14 सूत्री जो मांग होती है 1929 में वह एम ए जिन्ना के से संबंधित थी। महात्मा गांधी संबंधित है चंपारण आंदोलन से जो कि 1917 में होता है। और सुभाष चंद्र बोस संबंधित है फॉरवर्ड ब्लॉक से जो 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। एम ए जिन्ना संबंधित नहीं है खिलाफत आंदोलन से। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है। लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तो इसमें देखिए जो हमारा आंसर सही होगा आपका ऑप्शन 4 सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। जो लोक निगम प्रशासन सार्वजनिक जवाबदेही कारोबारी दक्षता को बेहतर करने का प्रयास करता है लोक निगम। और व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिए लोक निगम का गठन किया गया है। तो हमारा आपका जो आंसर सही होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है। तो ऑस्टिन जो लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस जो इनकी पुस्तक है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस इसमें इन्होंने संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। जॉन ऑस्टिन जो है वह इंग्लैंड के क्या हैं तो एक विधि शास्त्री हैं। और इनकी पुस्तक जो लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस जो पुस्तक है प्रकाशित होती है 1832 में प्रकाशित होती है। इनमें इन्होंने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑस्टिन की संप्रभुता का सिद्धांत एक मुख्य रूप से कानून की प्रकृति पर उनके विचार निर्भर करती है। ऑस्टिन के अनुसार राज्य क्या है तो एक कानून का आदेश है। राज्य कानून का एक आदेश है। ऑप्शन 4 सही होगा कि ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है तो लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक में। नेक्स्ट है शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई। शांति के लिए एकता प्रस्ताव से
संयुक्त राष्ट्र संघ की किस अभिकरण की एक शक्ति में वृद्धि हुई थी? तो यह महासभा में यह वृद्धि हुई। देखिए 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें महासभा के कार्य और शक्तियों का महत्व बढ़ता गया। इस प्रस्ताव के संबंध में विख्यात विधि शास्त्री कुंज जो थे, उन्होंने कहा था कि यह सुरक्षा परिषद से कुछ शक्तियां लेकर महासभा को देने का प्रस्ताव था, जिससे निषेधाधिकार से बचा जा सके। तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव किस लिए लाया गया था? यह सुरक्षा परिषद से कुछ शक्तियों को लेकर महासभा को देने के प्रस्ताव से संबंधित था। एक निषेधाधिकार, जो कि निषेधाधिकार से बचा जा सके, जिससे वह शांति के लिए एकता प्रस्ताव था कुंज के द्वारा। जो शास्त्री थे, विधि शास्त्री कुंज थे, उन्होंने कहा था जो एकता प्रस्ताव के लिए। तो इसमें किसकी शक्ति की वृद्धि हुई थी? या वृद्धि हुई थी महासभा की शक्ति में। महासभा की शक्ति में वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है, दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाता? तो दबाव समूह जो है वह चुनाव लड़ना यह तरीका नहीं अपनाता। अगला आपका प्रश्न है, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसके द्वारा दिया गया? तो अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का जो विचार दिया गया था, यह दिया गया था समीर अमीन के द्वारा दिया गया था। समीर अमीन, देखिए जो अल्प विकास को समझाने के लिए जो डिपेंडेंसी थ्योरी दी गई थी, यह अफ्रीकी विद्वान थे जो समीर अमीन थे, इनके द्वारा। और इसके अलावा देखिए अंडरगुंडर जो फ्रैंक है, इन्होंने निर्भरता सिद्धांत का इन्हें प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने अपने विचारों को अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट एंड लैटिन अमेरिका में व्यक्त किया था। तो ये भी जुड़े हैं डिपेंडेंसी थ्योरी, निर्भरता सिद्धांत से ये भी जुड़े हैं। अंडरगुंडर फ्रैंक अल्प विकास को समझाने के लिए, लेकिन जो बात की गई थी, अल्प विकास को समझाने के लिए जो डिपेंडेंसी थ्योरी की बात की गई थी, वह समीर अमीन के द्वारा दी गई थी। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी या निर्भरता सिद्धांत के जो प्रतिपादक है अंडरगुंडर फ्रैंक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था, यह कथन किसका है? प्राकृतिक अवस्था जो थी वह शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था थी। तो यह बात की थी लॉक ने। यह बात कौन करते थे? लॉक, जो कि संविदा समझौता विचारक थे, सांविधिक विचार से संबंधित थे। लॉक ये बात करते हैं कि मानव प्रकृति जो थी वह सहनशील थी, सहयोगी थी, शांतिपूर्ण थी। इसकी बात करते हैं कौन? तो लॉक। नेक्स्ट है, छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? छावनी बोर्ड के संबंध में, तो छावनी बोर्ड के संबंध में देखिए, इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया था, तो यह सही नहीं है। देखिए भारत के संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 3 के अनुसार छावनियों का शहरी स्वशासन तथा उनमें स्थित आवास भारत संघ के विषय में शामिल है। और देश में 62 छावनियाँ हैं। कितनी छावनियाँ हैं? तो 62 छावनियाँ हैं देश में। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की नागरिक जनसंस्था के नगरीय प्रशासन के लिए की गई थी, तो कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित नहीं की गई थी। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है और इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की नागरिक जनसंख्या के नगरीय प्रशासन के लिए की गई थी। यह एक वैधानिक संस्था है। तो यह कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया था, यह बात गलत है। यह कार्यपालिका के द्वारा प्रस्ताव द्वारा निर्मित नहीं की गई थी। छावनी बोर्ड जो है, देश में 62 छावनियाँ हैं टोटल। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, तो देखिए बहुलवादी सिद्धांत के जो समर्थक नहीं हुए हैं बोधा जो है, यह बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है संप्रभुता के। देखिए संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक में इंग्लैंड के लास्की आएंगे। इसके अलावा आपके आएंगे ऑटोगियार्की आएंगे, मैटलैंड है और लिंडसे हैं। ये क्या है? तो ये बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। और एकल सिद्धांत संबंधित आपके हैं बोधा, हॉब्स, हीगल आदि विद्वान जो हैं, ये संप्रभुता के अद्वैतवादियों से संबंधित यानी एकलवादी हैं। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं थे कौन? तो बोधा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक है जो भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? यह कौन सा है बताइए? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक जो है, देखिए संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में, भाग 20 के अनुच्छेद 368 में
संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और संविधान के अधिकांश उपबंधों में संशोधन के समय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत से तात्पर्य है सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत तथा जो उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। तो विशेष बहुमत तथा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। बात किस पे लागू होती है? तो संविधान संशोधन विधेयक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? कौन सा देश है जो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो स्पेन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। देखिए, बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है और यह उप क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बेकांग घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। बिम्स्टेक जो है इसके 7 सदस्य देश हैं, जिनमें से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका भी शामिल हैं, और 2 अन्य म्यांमार और थाईलैंड है इनके अलावा। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन 26 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के द्वारा संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है। संघ लोक सेवा आयोग में भारत की केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहेगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 312 के तहत। तो 6 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति की विचार को प्रतिपादित किया? तो माओ त्से-तुंग जो थे इन्होंने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का प्रतिपादन किया था। माओ त्से तुंग का विश्वास था कि जो साम्यवादी क्रांति है एक लंबा संघर्ष है, जिसमें आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ सांस्कृतिक परिवर्तन भी आवश्यक है। ये बात करते हैं माओ त्से तुंग। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो 1962 में जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था उस समय जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के वह थे JF कैनेडी थे। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति JF कैनेडी थे। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के दौरान अक्टूबर 1962 में सोवियत संघ, क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक टकराव था। तो हमारा आंसर सही होगा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे कैनेडी थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है। हॉब्स के अनुसार राजनीतिक अवस्था, हॉब्स ने मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था का जो वर्णन किया वह पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक अवस्था को स्पष्ट करता है। वह जिस राज और उसकी जो भयकारी शक्ति की उत्पत्ति से पहले थी, जिसकी लाठी उसका भैंस का सिद्धांत पहले लागू था, और न्याय, नैतिकता एवं राजनीतिक व्यवस्था की अनुपस्थिति थी। यह बात करते थे हॉब्स। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। अगला हमारा जो प्रश्न है, हेयर प्रणाली का तात्पर्य है। हेयर प्रणाली का तात्पर्य क्या है? तो हेयर प्रणाली जो है यह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को क्या कहते हैं? हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, और जिसका सुझाव दिया था थॉमस हेयर ने इसका सुझाव दिया था। अगला जो हमारा प्रश्न है, शक्ति अभियान का सिद्धांत किसने दिया? शक्ति अभियान का सिद्धांत दिया था आपके सी राइट्स मिल ने शक्ति अभियान का सिद्धांत का दिया था, और इनकी पुस्तक भी है शक्ति अभियान की पुस्तक है सी राइट मिल्स ने शासक वर्ग शब्द को उचित व जो शासक वर्ग जो शब्द है इसे इन्होंने उचित नहीं माना था। इसके जगह पे इन्होंने शक्ति अभियान की बात की थी। पावर लाइट की बात करते हैं सी राइट मिल्स। और शक्ति शब्द में आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक अवधारणाओं को मिलाकर शक्ति अभियान शब्द को इन्होंने गढ़ा है। तो किन किन शब्दों को? शक्ति शब्द में आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक अवधारणाओं को मिलाकर इन्होंने अभियान शब्द को गढ़ा। तो शक्ति अभियान क्या है? आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक धारणाओं का मिला हुआ रूप है, जिसे गढ़ा है सी राइट मिल्स ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धति किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न होते हैं? किसका मत है कि संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न होते हैं? तो यह मत है यह मत है किसका आपका? यह मत है LD वाइट का। किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न होते हैं? यह मत है LD वाइट का।
वेल डिवाइड का मतलब है कि आंतरिक संगठन जो है वह स्वायत्तता, कार्यों या कार्य पद्धति किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से क्या होते हैं तो भिन्न होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो विधायी कार्य करने के लिए भारत के संसद की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, बहुलवादी महत्व देते हैं। बहुलवादी महत्व देते हैं किसको? तो बहुलवादी महत्व देते हैं समूहों और संगठनों को। समूहों और संगठनों को ये महत्व देते हैं। बहुलवाद को एक ऐसा सिद्धांत माना जाता है जिसके अंतर्गत समाज में अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए शक्ति को एक ही जगह केंद्रित नहीं किया जाता, बल्कि उस शक्ति को अलग अलग जगह विकेंद्रित करके इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये बात करते हैं समूह और संगठनों को बहुलवादी क्या देते हैं तो महत्व देते हैं। नगर राज्य का संबंध माना जाता है। तो नगर राज्य का संबंध माना जाता है प्राचीन यूनान से। प्राचीन यूनान से नगर राज्य का संबंध माना जाता है। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की? मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की थी? तो इन्होंने राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका जो है इसके लिए इन्होंने नौकरशाही की प्रशंसा की थी। देखिए मार्क्स ने एफ.एम. मार्क्स, ये देखिए कार्ल मार्क्स नहीं है, ये है एफ.एम. मार्क्स। कौन है? तो ये एफ.एम. मार्क्स। एफ.एम. मार्क्स जो थे इन्होंने नौकरशाही की प्रशंसा की थी राष्ट्र में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की भूमिका के रूप में। एफ.एम. मार्क्स ने नौकरशाही के 4 रूप वर्णन किए हैं। इन्होंने नौकरशाही के 4 रूपों को बतलाया है, जिसमें इन्होंने अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही और योग्यता नौकरशाही की बात की है। किसने? तो एफ.एम. मार्क्स ने। तो नौकरशाही की प्रशंसा करते हैं किस विशेषताओं के लिए? तो राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी की भूमिका के लिए ये बात करते हैं नौकरशाही की प्रशंसा की, इसी के आधार पे। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है प्रदत्त विधायन। देखिए प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की विभिन्न पद्धतियां एवं तकनीकियां होती है और संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में विधायी नियंत्रण के निम्नलिखित साधन अपनाए भी जाते हैं। तो जो विधायी नियंत्रण के जो साधन अपनाए जाते हैं उसमें होता है कानून निर्माण प्रक्रिया, प्रश्नकाल, कार्य स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल, बहस एवं विचार विमर्श और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आदि। इसमें प्रदत्त विधायन नहीं है, तो हमारा आंसर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। यह किसने कहा था? भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। यह कहने वाले थे केसी वियर। केसी वियर ने कहा था कि भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। भारतीय संविधान को केसी वियर ने एक संघीय संविधान भी कहा था, तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? तो राजनीति को विज्ञान नहीं मानने वाले विचारक में संबंधित है F.W. मैटलैंड। मैटलैंड जो है ये विज्ञान नहीं मानते राजनीतिक शास्त्र को। इनके अनुसार इनके अलावा काम्टे और देखिए उनका नाम नहीं आ रहा है, इन्हीं के साथ रहते हैं, ऐसे विचारक हैं जो ये विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। अभी नाम दिमाग में देखिए चढ़ नहीं रही। उनकी परिभाषा जो थी, मैटलैंड तो कहते हैं कि जब मैं राजनीति विज्ञान की प्रश्न पत्र को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पे नहीं बल्कि जो शीर्षक पे खेद होता है, मैटलैंड कहते थे। और एक विचारक हैं, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भी याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो आदर्शवादी विचारक नहीं है बेंथम। बेंथम कौन है? तो ये बेंथम उपयोगितावादी विचारक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? तो शीत युद्ध से संबंधित नहीं है, तो देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि शीत युद्ध से संबंधित फाल्टन भाषण भी है, ट्रूमैन सिद्धांत और जो मार्शल योजना है, ये सभी संबंधित है शीत युद्ध से। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन 4, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी संबंधित है। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देटेंट का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है देटेंट का?
इसका तात्पर्य है दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता। देतांत का अर्थ क्या है? दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता। देतांत शब्द एक फ्रेंच शब्द है। देतांत शब्द क्या है? फ्रेंच शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है तनाव में शिथिलता आना, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन। देतांत की समयावधि में दोनों शक्तियों के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंधों का बनना या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को अपनाना या आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग आदि को अपनाना ही देतांत है। तो दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता ही देतांत है। नेक्स्ट है, राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो राम मनोहर लोहिया संबंधित थे विकेंद्रित समाजवाद के। विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे राम मनोहर लोहिया। इन्होंने चौखंबा शासन का विचार दिया और इसके अंतर्गत इन्होंने जो नीचे से ऊपर की तरफ ग्राम, मंडल और प्रांत व केंद्र में प्रवाहित किया था, नीचे से ऊपर की तरफ से। तो राम मनोहर लोहिया समर्थक थे विकेंद्रित समाजवाद से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? निम्न से किस शासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार होता है? तो यह होता है सूत्र अभिकरण के पास। सूत्र अभिकरण के पास जो है वह कार्य संपादन का एकाधिकार होता है। देखिए, सूत्र अभिकरण कार्यात्मक है या इसका मुख्य कर्तव्य उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है। और सूत्र अभिकरणों के उदाहरण में आप देखेंगे तो अमेरिका का स्वतंत्र नियामक विभाग है, इसके अलावा लोक निगम है, भारत में आंतरिक सुरक्षा विभाग है, रक्षा विभाग है, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, गृह विभाग, परिवार कल्याण विभाग, ये आदि सम्मिलित है सूत्र अभिकरण से। तो प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार किसके पास होता है? तो वह होता है सूत्र अभिकरण के पास। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है आपको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को प्राप्त है अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट है, कानून सामाजिक आचरण का नियम करने वाले नियमों का समूह है। यह परिभाषा किसने दी थी? कानून सामाजिक आचरण का नियम करने वाले नियमों का समूह है। यह परिभाषा दी थी आपकी डिग्वी ने। डिग्वी ने कहा था कि जो कानून है वह सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का एक समूह है। डिग्वी कौन थे? तो एक फ्रांसीसी बहुलवादी विचारक हैं ये। और बहुलवादियों का मानना क्या है? तो ये मानते हैं कि कानून राज्य के स्वतंत्र उच्च होते हैं तथा राज्य जो है वह कानून या विधि को सीमित नहीं कर सकता, जबकि कानून राज्य को सीमित कर सकते हैं। ये मानते हैं कौन? तो डिग्वी। नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। तो यह कथन किसका है? राजनीतिक विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा, इस समय इसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श रूप क्या होना चाहिए। यह कथन है गेटेल का। गेटेल ने कहा था। गेटेल का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत गेटेल इनका मानना है कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तथा साथ ही राजनीतिक संगठनों व राजनीतिक सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जा सकता है। तो ये बात करते हैं कौन? तो गेटेल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो हमारा आंसर जिसमें होगा लोक निर्वाचन का मतदान करना। लोक निर्वाचन का मतदान करना ये एक मूल कर्तव्य नहीं है भारतीय संविधान के अंतर्गत। देखिए, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जो है वह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में वर्णित किए गए हैं। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, किंतु वर्तमान में जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, 2002 में उसको जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों, एक और मौलिक कर्तव्य को 11वें मौलिक कर्तव्यों को। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है। ये बात करते हैं लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन ने स्वतंत्रता को एक दूसरे के विरोधी माना है। लास्की क्या मानते हैं? तो लास्की मानते हैं कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों प्रदान करना है और लास्की ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक माना है। तो टी.एच. ग्रीन भी जो है, टी.एच. ग्रीन ने भी स्वतंत्रता के संदर्भ में स्वतंत्रता उन कार्यों को करने एवं उपभोग करने की शक्ति है जो कार्य करने एवं उपभोग करने योग्य होते हैं। ये बात करते हैं टी.एच. ग्रीन। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फ्योल की रचना नहीं है? तो हेनरी फ्योल की रचना नहीं है आपकी द थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है यह पुस्तक किनकी नहीं है? किनकी नहीं है? तो सर हेनरी फ्योल की। बाकी देखिए इनकी रचना है द थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इनकी पुस्तक नहीं है।
ये पुस्तक है आपकी मैक्स वेबर की, ये वेबर की पुस्तक है, बाकी सब हेनरी फ्यूल की है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है उसका हमें क्या करना है, तो चयन करना है। तो देखिए जो हमारा कार्ल मार्क्स द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी इन्हीं की है, लेनिन की स्टेट एंड रिवोल्यूशन, जोसेफ स्टालिन वेज लेबर एंड कैपिटल, देखिए इनकी नहीं है। फ्रेडरिक एंजिल्स की ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये फ्रेडरिक एंजिल्स की है। तो हमें क्या बताना था, नहीं बतलाना था। तो जोसेफ स्टालिन की पुस्तक नहीं है, वेज लेबर एंड कैपिटल ये इनकी पुस्तक नहीं है। ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक है कार्ल मार्क्स की, ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है वेज लेबर एंड कैपिटल। कार्ल मार्क्स की पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, लेनिन की है स्टेट एंड रेवोल्यूशन, और वेज लेबर एंड कैपिटल भी है कार्ल मार्क्स की। फ्रेडरिक एंजिल्स की है ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है, तो मार्गेनथाउ। मार्गेनथाउ जो है ये राजनीतिक विचारक है जिनका जन्म होता है 1904 में जर्मनी में, ये जर्मनी के विचारक है, और ये पहले विचारक थे जिन्होंने यथार्थवाद को वैज्ञानिक रूप दिया था। तो मार्गेनथाउ जो है यह राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ही हुआ हमारा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्न में से किसे माना जाता है। तो भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो वह होते हैं भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अनुसार नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है इनकी, और यह भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है। तो गांधी दर्शन से संबंधित कौन से है, इसमें से हमें बतलाना है। तो जो हमारा देखिए न्यासिता, नई तालीम, हिजरत और सर्वोदय, तो ये चारों जो है ये गांधी के दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। गांधी के दर्शन से संबंधित है न्यायसिता, नई तालीम, हिजरत और सर्वोदय। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 324 को। देखिए जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना होती है निर्वाचन आयोग की, और अनुच्छेद है अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लेख का अर्थ होता है हम हुक्म देते हैं। तो ये परमादेश, परमादेश का अर्थ होता है हम हुक्म देते हैं। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। लेसेस फेयर अबंध नीति का सिद्धांत किससे प्रभावित था। जो लेसेस फेयर है या अबंध सिद्धांत जो है ये संबंधित था स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से। स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से लेसेस फेयर का संबंध था। देखिए जो लेसेस फेयर शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या, अबंध या हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप। जो 18वीं शताब्दी में फ्रांस के जो फिजियोट्रिक्स ने लेसेस फेयर हस्तक्षेप की घोषणा की थी, फ्रांस में फिजियोट्रिक्स ने, और इसे अपने आर्थिक सिद्धांतों में मूल रूप से रखा था एडम स्मिथ ने। तो एडम स्मिथ इससे संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन होगा 2। स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से संबंधित है लेसेस। भारत में एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्रॉच को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया गया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं। भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्रॉच को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादक बजट जो है वह भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं। तो जो सन है 1964 है, हमारा 3 सही होगा। 1964 में अमेरिकी जो विशेषज्ञ थे फ्रैंक क्रॉच, इन्हें जांचने के लिए आमंत्रित किया गया था निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है अथवा नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता। तो निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानने वाले हैं जॉन सीले। सीले जो है यह भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने। भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य कब बने थे। तो 2017 में। 2017 में भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में, और रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है यह अहमदाबाद में नहीं है, ये वडोदरा में है।
ये कहाँ है? तो वडोदरा में। तो हमें यही चुनना था, गलत जोड़ा तो यह सही होगा। और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन स्थान नई दिल्ली में है, तो ये सही है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद में नहीं, कहाँ है? वडोदरा में। मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। देखिए, जो मूल संविधान को 7 मौलिक अधिकार जो दिए गए थे, जिस अपने नागरिकों को प्रदान किए गए थे जो मौलिक अधिकार, वह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में 6 अधिकार प्राप्त हैं। तो इसे खत्म कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? तो वह प्राप्त है राष्ट्रपति के पास। अभिप्रेरणा के द्विघटक विचार से संबंधित है हर्जबर्ग, फ्रेडरिक हर्जबर्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में उनके संबंध विचार परंपराओं के साथ सुमेलित करना है। तो एडमंड बर्ग क्या थे? तो रूढ़िवादी थे। एडमंड बर्ग थे रूढ़िवादी। रॉबर्ट नॉजिक जो नॉजिक थे वे स्वतंत्रतावादी थे या इच्छा स्वतंत्रवादी थे। जेरेमी बंथम जो थे वह उपयोगितावादी थे और अल्साइडर मैकेंटायर जो थे वह थे समुदायवादी। मैकेंटायर थे समुदायवादी, बेंथम थे उपयोगितावादी, नॉजिक थे इच्छा स्वतंत्रवाद और एडमंड बर्ग थे रूढ़िवादी। तो जो हमारा इसमें आंसर सी है, देखिए आपका 3 2 4 है, 3 2 4 1 हमारा सही हो रहा है। ऑप्शन 4 इसमें सही है, 3 2 4 1। अगला प्रश्न है हमारा, कॉपलैंड के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति होगी। कॉपलैंड के अनुसार शक्ति संतुलन की व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति क्या होगी? तो वह होगी द्विध्रुवी व्यवस्था। द्विध्रुवी व्यवस्था जो होगी वह कॉपलैंड के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति होगी। रिपब्लिक राजनीतिक पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह टिप्पणी किसने की थी? ये टिप्पणी की थी आपकी रूसो ने। रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है, यह टिप्पणी करते हैं रूसो। जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र जो है वह प्रस्तुत करता है। अगर वार्षिक बजट केंद्रीय बजट जो है वह लोकसभा में समय पर पारित अगर नहीं हो सका तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र प्रस्तुत करता है। ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में कौन सा उत्तम शासन का सार है? तो उत्तम शासन का सार है पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन। पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन क्या है? ये उत्तम शासन का सार है। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भाषा की राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक माना गया है किसके द्वारा? ये मानते हैं आपके मैजनी, फिक्टे और एमजे म्यूर तीनों लोग। मैजनी, फिक्टे और एमजे म्यूर यानी उपयुक्त सभी ये मानते हैं कि भाषा जो है वह राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसका हमें चयन करना है। तो सत्य की संप्रभुता की बात करते हैं महात्मा गांधी, सही है। नव मानववाद से संबंधित है तो अरविंदो नहीं होगा, यहाँ मानवेंद्र नाथ होगा। नव मानववाद से जुड़े हैं मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय। सर्वहारा की तानाशाही की बात करते हैं लेनिन और नव प्रजातंत्र की बात करते हैं माओ सेतुंग। तो हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। नव मानववाद से कौन जुड़े हैं? तो एम.एन. रॉय जुड़े हैं। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? तो ब्रिटेन को। ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ऑप्शन 1 हमारा सही है। नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता है। नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता चेस्टर बर्नार्ड है। चेस्टर बर्नार्ड जो है वह एक व्यवसाय, एग्जीक्यूटिव, लोक प्रशासन तथा प्रबंधन के सिद्धांत एवं संगठन अध्ययन के क्षेत्र में उच्च श्रेणी का लेखन करते हैं। कौन? तो चेस्टर बर्नार्ड। तो ये नेतृत्व के गुणात्मक दृष्टिकोण के प्रणेता माने जाते हैं। कौन? तो चेस्टर बर्नार्ड। किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी पिछड़ी कला है? देखिए एक उस समय बता रहे थे आपको मैटलैंड, ये कहते हैं बक्कल, इनका नाम नहीं याद आ रहा था उस समय, ये बक्कल है। बक्कल कहते हैं कि राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर की बात, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद है आपके 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक 5 अनुच्छेदों द्वारा समानता के अधिकार को प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। देखिए सूची 1 का सूची 2 के साथ हमें क्या करना है? तो चयन करना है। तो देखिए वैश्विक सदस्यता एवं समान उद्देश्य, ये है यूएनओ।
यूएनओ से संबंधित है। वैश्विक सदस्यता और समान उद्देश्य, क्षेत्रीय सदस्यता एवं समान उद्देश्य, क्षेत्रीय सदस्यता और समान उद्देश्य है यूरोपियन यूनियन से, यूरोपियन यूनियन से। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य, क्षेत्रीय सदस्यता और सीमित उद्देश्य जो संबंधित है एनटीओ से आपका, ये संबंधित है। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य किससे संबंधित है? तो एनटीओ से। वैश्विक सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य संबंधित है आपका आईएलओ से। तो वैश्विक सदस्यता एवं समान उद्देश्य यूरोपियन यूनियन यूएनओ से। वैश्विक सदस्यता एवं समान उद्देश्य किससे संबंधित है आपका? यूएनओ से। क्षेत्रीय सदस्यता एवं समान उद्देश्य है यूरोपियन यूनियन से। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य जो है, सीमित उद्देश्य देखिए समान उद्देश्य दिया गया था यूरोपियन यूनियन से, और जो सीमित है वह है आपका एनटीओ से, एनएटीओ से। और वैश्विक सदस्यता का सीमित उद्देश्य जो है वह आपका है आईएलओ से। तो जो हमारा आंसर इसमें देखिए सही होगा आपका 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन ए सही है 2 1 4 3। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एंड एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी? संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एंड एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी थी? तो वह थे बुतरस घाली। बुतरस घाली ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एंड एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को, ये छठे महासचिव थे। बुतरस जो घाली थे वह छठे महासचिव थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके ग्रोसियस, ह्यूगो ग्रोसियस। ह्यूगो ग्रोसियस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका वक्तव्य है? राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। ये बात करते हैं पॉल जेनेट। पॉल जेनेट ये बात करते हैं। किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? कौन कहता है कि जो राज्य है वह जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए यह अस्तित्व में बना रहता है? यह बात करते हैं अरस्तु। यह बात करते हैं अरस्तु। एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है, तब एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, हूवर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? हूवर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? तो प्रयोजन पर आधारित। प्रयोजन पर आधारित संगठन के निर्माण की बात करता है हूवर आयोग। हूवर आयोग, जिसका हूवर आयोग देखिए होता है, ये 1949 में किया गया था। इसका जो हूवर आयोग जो है इसका गठन किया गया था 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सेंटो का एक सदस्य नहीं था? तो सेंटो का सदस्य नहीं था आपका यूएसए। यूएसए जो है वह सेंटो का सदस्य नहीं था। बाकी यूके, तुर्की और पाकिस्तान ये सेंटो के सदस्य थे। यूएसए जो था वह सेंटो का सदस्य नहीं था। सेंटो की स्थापना होती है वह होती है 24 फरवरी 1955 में। 1955 में। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे पद त्याग का अपना पत्र संबोधित करना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो वह पद त्याग यानी अपना इस्तीफा किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। यही पूछा गया है घुमा फिरा के। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। यह अनुच्छेद 56 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 56 के तहत इसका उल्लेख किया गया है कि अपना जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट है आपका, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमानित नहीं हो देती। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती किसको? तो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था जो है वह तटस्थता को, तटस्थता की अनुमति नहीं देती। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था किसको अनुमति नहीं देती? तो तटस्थता को। किसने कहा था, ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी? किसने कहा था कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ स्वतंत्रता भी दी? तो ये कहते थे जेफरसन। जेफरसन ने यह कहा था कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ उन्होंने हमें स्वतंत्रता भी दी थी। एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल के।
राज्यपाल के सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता वित्त विधेयक। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो वह है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है वह संयुक्त राष्ट्र का अंग है जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए क्या है? तो जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है? तो इस समय जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, हाँ देखिए, मुख्य न्यायाधीश एक हो गया ना, हाँ, उसके बाद 33 अन्य सदस्य होंगे +1, 33 + 1, 33 अन्य सदस्य 34 है इस समय, तो 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? भारत संविधान की अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति जो है वह प्राप्त है। तो आपका अनुच्छेद सही होगा हमारा अनुच्छेद 137। ऑप्शन 3 सही है। अनुच्छेद 137 जो है इसके अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे अपने निर्णय तथा आदेश को पुनरीक्षण की शक्ति भी प्राप्त है। 135 के तहत देखिए, विद्यमान जो विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा इसमें दिया गया है, प्रयोग कर सकता है। 136 जो है ये उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति की अपील से संबंधित है और 138 जो है यह न्यायालय की अधिकारिता विधि से संबंधित है। तो अनुच्छेद 137 जो है यह सर्वोच्च न्यायालय के अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण शक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है। जो सूची प्रणाली होती है उसके द्वारा जो प्रत्येक मतदाता है वह एक पूरी सूची को अपना मत देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। देखिए, जो सूची प्रणाली है इसके अंतर्गत जो मतदाता है वह एक पूरी सूची को अपना मत देता है और जो सूची प्रणाली है वह हॉलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इटली और पश्चिम जर्मनी जैसे देशों में प्रचलित है। कौन? तो सूची प्रणाली। तो पूरी सूची को एक मतदाता क्या देता है? तो अपना वोट देता है। ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया था? किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया था? ये बात करते थे जवाहरलाल नेहरू ने यह बात की थी। वह सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाते हैं पंथ निरपेक्षता को। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख करते हैं? तो द लॉज में प्लेटो जो है वह मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा था कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह है जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो ये बात करते हैं केटी शाह। केटी शाह ने कहा था कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह ऐसे चेक की तरह है जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर होता है। सो फ्रेंड्स, ये 2021 का टोटल 125 प्रश्न थे जो कि पूछे गए थे। तो अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो आप लोग इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2016 के पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।